ठीक है। तो इन केस पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हो आप लोग, क्योंकि उन लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें रहेगी डिस्कस करने की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैसे आप लोग 1.5 साल से प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता ही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता ही है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस पॉइंट पे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर देने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी अच्छे से अवेयर हो क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रेजेंट सिनारियो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और फ्यूचर प्लानिंग में क्या क्या और हम अच्छा कर सकते हैं। पहली चीज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़ फिर आपके साथ में इनकेस किसी भी स्टूडेंट के साथ में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत किसी रीज़न की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इनकेस किसी का कुछ आपका क्या रेगुलर स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ है या कुछ और इशू हुआ है, तो आपके जो इश्यूज़ रहेंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल इश्यूज़ भी जो भी हैं मैक्सिमम यहाँ पे कवर करें, और उसके बाद 1-to-1 मीटिंग तो रहेगी ही रहेगी। वो जब आपका क्या इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को एक बार हम लोग बुला ही लेंगे, और उसके बाद पेरेंट्स के साथ में बच्चों के साथ में बैठ के 1-to-1 मीटिंग तो करने वाले ही हैं। लेकिन ये बस एक जनरल आपका ओवरऑल हो जाएगा कि इनकेस मान लो काफ़ी स्टूडेंट के एक ही पैटर्न के डाउट्स आ रहे हैं, एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स उनके साथ में हो पा रही है, तो वो चीज़ें हम लोग आपको कवर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बुला लिए होगा आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मैं बस आप लोगों से ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक मैक्सिमम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका कुछ बैकलॉग वगैरह रह गया है, कुछ नहीं है? फिर उसी के हिसाब से मैं बताऊँगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है, बैकलॉग है, काफ़ी वगैरह, थोड़ा बहुत है, काफ़ी है, कुछ ऐसा है? तो मुझे एक बार आइडिया मिल जाए तो फिर ठीक है, मैं उसी के हिसाब से करूँगा। ठीक है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, ठीक है। देखा जाए तो आपके लिए 12th क्लास जो होता है काफ़ी क्रिटिकल ईयर होता है। क्रिटिकल ईयर उस सेंस में मैं बात करूं, नॉट ओनली फॉर जेई पर्पस, बाकी और सारी चीज़ों के लिए इस ईयर में आपके पास जो प्रेशर रहता है कंपेरेटिवली बाकी ईयर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 10th तक तो एक्चुअली कुछ ज़्यादा कुछ करना होता ही नहीं है। 11th में आप जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो सीख रहे होते हो। इस साल आपको क्या है, सीखना भी है, 11th क्लास का रिवाइज भी करना है, प्रिपेयर भी करना है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि 12th के बोर्ड के परसेंटेज भी हैं, तो वो भी आपको करने हैं। तो आपके ऊपर ओवरऑल आपका क्या प्रेशर रहता है, कि प्रेशर किस टाइप का रहता है कि आपको सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी आ जाती है कि बोर्ड में आपका अच्छा करना है, क्योंकि वहाँ पे आपके स्कूल वाले भी आपके ऊपर प्रेशर देना स्टार्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बात होती है कि सोसाइटी में दिखाने के लिए लोग जज कैसे करते हैं कि आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको जज करते हैं कि अच्छा किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के 90% है तो बहुत अच्छा है, 80% है तो उतना अच्छा नहीं है। मतलब लोगों का जज करने का तरीका ये होगा, कहीं ना कहीं अपनी खुशी के बजाय बाकी लोगों को, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, बाकी क्या करेंगे, उनको दिखाना कई बार आपका कहीं इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उस वजह से पेरेंट्स भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। और सबसे मेन चीज़ आपका 12th ईयर, आपका 12th क्लास जो है वो आपका कैरियर डिसाइडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपकी आगे ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या हायर स्टडी भी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, मास्टर्स भी करनी है, तो कहीं ना कहीं 12th क्लास के परसेंटेज का वेटेज रहता है। तो उस वजह से आपके ऊपर पहला प्रेशर होता है आपका क्या, बोर्ड्स का, कि बोर्ड्स में आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आने ही होते हैं। सेकंड प्रेशर ये होता है कि आपका 2 साल की जो प्रिपेयर किया है आपने, 11th एंड 12th की प्रिपेयर किया है, उसका जितना आपने सीखा है और जो सारी चीज़ें उसके बाद इम्प्लीमेंट करके फाइनल एग्जाम है आपको इस साल देना है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रेशर रहता है कि आपको क्या 12th भी करना है, साथ साथ में 11th का चीज़ें भी याद भी करनी है, उसके साथ में रिवीजन भी करना है। 12th में सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो सारे टीचर्स थोड़ा सा स्पीड भी थोड़ा सी तेज़ लेके चल रहे हैं आपका क्या सिलेबस करने के लिए। तो उसके साथ साथ अभी आप सारी चीज़ें करोगे तो आपका क्या कुछ मिस हो जाता है, मान लो बीच में आपकी तबीयत भी खराब हो गई तो आपका बैकलॉग हो जाता है। तो उस टाइप से ओवरऑल देखा जाए तो 12th का जो ईयर है वो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशराइज फील होने वाला है, आपको काफ़ी प्रेशर वाली सिचुएशंस आने वाली है। ऊपर से सिचुएशन भी हमारे लिए उतनी फेवरेबल नहीं है। यदि आप लोग स्कूल जा रहे होते तो स्कूल के टाइम में ही आपको क्या सारी चीज़ें कवर हो रही थी, क्योंकि आपका ALP है, तो उसके बाद आप बाकी अपने फ्रेंड्स से मिलते, बाकी बाहर जाते तो थोड़ा बहुत आपको और भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या है, घर पे बैठे स्कूल वाला भी यही कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव वाला भी कर रहे हो, फ्रेंड्स से भी नहीं मिल पा रहे हो, बाहर भी नहीं घूम पा रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पा रही है, तो सिचुएशन थोड़ी अलग आ गई है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों के साथ ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि कुछ बच्चे अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं।
अपने ऊपर एंजाइटी टाइप के मांग लेते हैं कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है सारी चीज़ में। देखो थोड़ा सा ये सिचुएशन सबके साथ आ रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इस सिचुएशन से आप निकल सकते हो। एंजाइटी वगैरह आना एक नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि आप ही के ऊपर आ रही है, जरूरी है, मतलब ह्यूमन है, कभी भी आपका क्या प्रेशर आ जाता है, तो कई बार एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन आनी कॉमन होती है। तो ऐसा नहीं है कि एंजाइटी आ रही है या प्रेशर हो रहा है, या फिर कई बार आपको क्या डाउन फील कर रहे हो, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरा हो नहीं पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ हो रही है। इनफैक्ट आपके साथ में इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख जो स्टूडेंट आपके जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफ़ी स्टूडेंट में इस टाइम तो ये काफ़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के ऊपर ये सी सिचुएशन आ रही है तो आप नहीं कर पाओगे सही चीज़ में। देखो पहली चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बहुत से स्टूडेंट अपने ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर बना लेते हैं कि पता नहीं मेरा आईआईटी में नहीं होगा तो क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंट मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आईआईटी में होगा या नहीं होगा, देखो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में आपका क्या प्लान करना है। उसके लिए हम लोग प्लान के लिए आपका एक अच्छे से हार्डवर्क कर सकते हैं, एक प्रॉपर रूटीन बना के सारी चीज़ों में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे और सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हुआ तो काफ़ी हद तक सिचुएशन क्लियर है कि हमारे बोर्ड में भी मार्क्स आएंगे, आपके क्या आईआईटी में भी मार्क्स आएंगे, सारी चीज़ें भी अच्छी होगी। आपको रिजल्ट के लिए अभी से नहीं सोचना। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं बाद में क्या होगा सारी चीज़ में। ये सारी सिचुएशन हमें नहीं सोचनी। जब तक हमें प्रिपेयर करना है तब तक हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है। हमें किसी से मतलब ही नहीं रिजल्ट से, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। रिजल्ट जो रहेगा वो बाद की बात है, अभी उसके बारे में नहीं सोचते। हमेशा हमारे भगवान भी कहे हैं, ग्रंथों में भी लिखे हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जो भगवान जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है सही चीज में। ऐसा नहीं है कि बस वो आ गए और आपको ऐसा बोल के चले गए कि ज्ञान देने के लिए, सही चीज में नहीं। जो प्रैक्टिकल चीजें थी, जो लोगों ने लाइफ में इंप्लीमेंट की, जिससे लोग सक्सेस हुए, वो चीज आपको ग्रंथों में बताई गई है। सारी चीजें कहीं ना कहीं सही हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें करो, आइडियली तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, एफर्ट डाल सकते हो। आपको एफर्ट डालना है। आई नो आप लोगों में से काफ़ी बच्चों को मैं पर्सनली जान रहा हूँ और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अराउंड 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। 11th क्लास भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, 12th क्लास भी बहुत अच्छे से किया है। तो वो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको मैं एक कैटेगरी में डाल रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने मॉड्यूल सोल्व किया है और बहुत ज़्यादा उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं भी किया और बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। दूसरी कैटेगरी वो है। और तीसरी कैटेगरी में भी अपने पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 5 to 10% स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट डीपीएस के ऑलमोस्ट सारे बच्चों से मैंने बात की है। तो जितना मैंने सिचुएशन ऑब्जर्व किया, तो थर्ड एक ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर 5 to 10% स्टूडेंट ऐसे लाई कर रहे हैं जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने अच्छे से वीडियो लेक्चर्स भी नहीं देखे इनफैक्ट सारे चैप्टर्स के, और मतलब मॉड्यूल वगैरह भी बहुत ज़्यादा सोल्व नहीं किया, एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह भी सोल्व नहीं किया। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए ही मैं आपका क्या प्लानिंग बताने वाला हूँ। देखो कैटेगरी 1 जिन्होंने पूरी 11th बहुत अच्छे से सिंसियरली प्रिपेयर किया है, 12th भी बहुत अच्छे से सिंसियरली प्रिपेयर किया है। आप सबसे पहली चीज़ मैं आपको बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अभी तक आपने बहुत अच्छे से किया है सारी चीज़ें। बस कोशिश ये करनी है कि जो रूटीन, जो स्केड्यूल अभी तक आप फॉलो कर रहे हो, कोशिश करो कि अगले 8 से 9 महीने जब तक आपका क्या जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं होता है, उसको फॉलो करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ चीज़ों का और थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो होती है हमेशा अपनी प्रिपरेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं ओवरऑल इन जनरल के लिए बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास नोट्स। हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको क्या क्लास नोट्स के लिए ही रखनी है। क्लास नोट्स हर स्टूडेंट का आपका प्रिपेयर होना चाहिए, कैटेगरी 1 हो, कैटेगरी 2 हो या कैटेगरी 3 हो। तीनों कैटेगरी सी वाले जो स्टूडेंट भी हैं उनसे बेयर मिनिमम ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आपके क्लास नोट्स एटलीस्ट ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। जितनी भी क्लास आपकी हो रही हैं, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको कंपल्सरी अटेंड करनी है। और अटेंड करनी ऐसा नहीं कि मूवी की तरह करनी है, आपको बिल्कुल उसको सीखने के हिसाब से करना है। और जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उस तरीके से
सीखने के हिसाब से आपको करना है और वही चीज आपको अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करना पड़ता है, अपने टीचर के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है, अपने टीचर की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो क्लास नोट्स में सबको कोशिश ये करनी है कि क्लास के साथ में आप समझो भी और नोट्स भी बनाओ। मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप 11th क्लास के बच्चे नहीं रहे हो कि मैं आपको ये बोल दूं कि पहले लेक्चर्स आप पूरा लेक्चर्स देख लो फिर उसके बाद दोबारा से नोट करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप 12th के बच्चे हो और 12th में भी मिड सेशन हो चुका है, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का या फिर न्यू चीज़ कोई भी ट्राई करने की। तो अब आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। कैटेगरी ए हो, कैटेगरी बी हो, कैटेगरी सी हो। कैटेगरी ए और बी वाले स्टूडेंट में आई थिंक ए वालों में तो सब में ये डेफिनेटली हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। कैटेगरी बी और सी जो स्टूडेंट हैं, कोशिश करनी है कि आगे जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो चुका है कि अभी ऐसा निकल चुका है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें एटलीस्ट आप अपने क्लास नोट्स बनाओगे तो कुछ तो अच्छा करोगे। एटलीस्ट इतना मैं श्योरिटी कर सकता हूं कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं किया है, मैं आप लोगों को इस चीज को काफी हद तक मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि एटलीस्ट सिर्फ क्लास नोट्स आप बना लोगे सारे चैप्टर्स के जितने भी आने वाले हैं। तो 12th क्लास में डेफिनेटली मैं इस चीज की पॉसिबिलिटी बता सकता हूं कि 80% तो आप ले ही आओगे। इतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डीपीएस के स्टूडेंट हैं और इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। एएलपी बैच में जनरली सब बच्चों को इनरोल नहीं करते हैं, एएलपी बैच में वही स्टूडेंट इनरोल होता है जिसके 10th में 90% से ऊपर है। तो आप लोग ऑलरेडी एक लेवल से ऊपर हो। तो इन केस कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल भी अभी तक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि छूट गया है, बहुत ज्यादा सिंसियरली नहीं किया है, तो एटलीस्ट क्लास नोट्स ले कर लेगा ना अभी तक, तो मैं उसके ऊपर काफी श्योर हूं कि एटलीस्ट बोर्ड में तो वो 80% से ऊपर ले आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जेई निकाल लेगा, जेई एडवांस निकाल लेगा, वो पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्लास नोट्स तो आपके सबके प्रिपेयर होने चाहिए। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी दोनों स्टूडेंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको खुद को एनालाइज करना है कि मैं कौन से कैटेगरी में लाई कर रहा हूं। मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत खराब हो। देखो, अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, कैरियर आपका है, तो आपको खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ और मुझे उसके हिसाब से क्या करना है। ठीक है, तो ये सबका कंप्लीट होना चाहिए, सबका कंप्लीट होना चाहिए, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्लास नोट्स बनेंगे ना, तो सिर्फ आपको इतना आइडिया होगा कि किस टाइप की चीजें होती है, बस आपको समझ में आएगा सही चीज में। लेकिन समझ में आने से सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि आपका क्या फाइनल एग्जाम होगा या फिर आगे आने वाला एग्जाम होगा, इसमें आप क्वेश्चन बना पाओगे। ये एक बेसिक प्रोसेस है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। क्लास नोट्स आपके अच्छे से बना होना एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ क्लास नोट्स हो जाओगे तो आप जेई मेंस या जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, बोर्ड्स में कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्लास नोट्स होगे, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए ये चीज़ सफिशिएंट नहीं होगी। तो सफिशिएंट होने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड रहेगी। पहले आपके क्या रहेगा, आपका मॉड्यूल या फिर जो डीपीपी है। मॉड्यूल और डीपीपी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मॉड्यूल मिल रहा है, मैं उसी के ऊपर फोकस करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आपको मटेरियल मिलता है, जो भी मॉड्यूल मिलता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मिलता है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद मिलता है। ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स होती हैं, उन बुक्स के जितने भी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो उठा के सारी चीज़ों में डाल के वो रखे जाते हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं काफ़ी हद तक सफिशिएंट है यदि ये सारी चीज़ भी कर लोगे। और इनफैक्ट 12th क्लास का जो मैथ्स का मॉड्यूल है, सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मॉड्यूल मैं बोलूँ, हर साल आपका क्या चेंजेस होता है। फिजिक्स का मॉड्यूल इसी साल रिवाइज हुआ है, तो वो नो डाउट बहुत अच्छा है। मैथ्स का मॉड्यूल ऑलरेडी बहुत अच्छा था, उसमें और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अच्छा है। केमिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत प्लान के साथ में आपको मटेरियल बनाया हुआ है। तो ये जो मटेरियल और जो मॉड्यूल अवेलेबल है, ये कहीं हद तक, काफ़ी हद तक आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है, बिल्कुल, यदि कोई करना चाहे तो एटलीस्ट यहाँ पे कैटेगरी ए बी सी, मैं तीनों की बात करूं तो कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट हैं, आप में से मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ आप लेवल 1 या फिर जो बोलूँगा सिंगल चॉइस क्वेश्चन करते हो, और लेवल 2 आपका क्या मोर देन 1 या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करते हो।
लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशंस हो गई है, क्योंकि आप लोगों ने 1.5 साल तक वो सारी चीजें अच्छे से की है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 1.5 साल मेहनत की है तो उसका आउटकम दिखना चाहिए। तो उसका आउटकम कहीं ना कहीं ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि आप किसी अच्छे IIT या अच्छे NIT या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचो, तो आपको ये जो मॉड्यूल है एटलीस्ट कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। सारे लेवल्स आपका क्या है, डेज हो गए सारे, लेवल 2 हो गया, मोर देन 1 हो गया, पैसेज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, जो भी है। मुझे पता है कि कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो हर चैप्टर में अराउंड 400 से 500 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। तो 400 से 500 क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में एक स्टूडेंट को कर पाना डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट चीज़ों की तो वैल्यू होती है, तो करना तो पड़ेगा, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करो कि हर चैप्टर का मॉड्यूल आप कंप्लीट करो अपने लेवल पे, एटलीस्ट कंप्लीट करो मॉड्यूल अपने लेवल पे। ठीक है, कैटेगरी बी, वो स्टूडेंट हैं कैटेगरी बी में जिनके क्लास नोट्स कंप्लीट हैं लेकिन मॉड्यूल वगैरह नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों से मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लेवल 1 या फिर जो डेज होते हैं वो कंप्लीट करो। दूसरा आपका क्या है, न्यूमेरिकल ग्रिड, वो कंप्लीट करो। और तीसरा आपका क्या है, मोर देन 1, एटलीस्ट इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उससे सारी चीज हो जाएंगे। लेवल 1 डेज करोगे तो मेंस के क्वेश्चंस का हो गया, न्यूमेरिकल ग्रिड मेंस में भी आ रहे हैं आपके, एडवांस में भी आ रहे हैं, ये भी हो जाएगा, और मोर देन 1 एटलीस्ट एडवांस में आ रहे हैं, ये सारी चीज में। लेवल 2 वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि एडवांस के लिए करना है तो लेवल 2 करो, लेकिन फिर भी इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट है जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट इतना आपको करना ही करना है। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आपके किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, एटलीस्ट ये सारी चीज़ करनी है। कैटेगरी सी वाले जो बच्चे हैं, मुझे थोड़ा सा उनका कंसर्न है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, आप में से सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट ही ऐसे हैं मैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, तो एटलीस्ट मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि क्लास नोट्स आप प्रिपेयर कर लो, और एटलीस्ट डेज या लेवल 1 आप लोग अपने सोल्व कर लो अपने लेवल पे, इतना आप ट्राई करो, ये करो, एटलीस्ट किसी लायक हो जाओगे। अच्छे गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हो सकता है आपके साथ लक अच्छा रहा, आपका माइंड काम करा, तो हो सकता है NIT तक भी आप पहुंच जाओ। मैं रिजल्ट के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वहीं पे पहुंचना अल्टीमेट सक्सेस है, जो भी है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट मारते हो उसका आउटकम आना चाहिए, तो आउटकम अभी आपके लिए वही एग्जाम का रिजल्ट है, तो मैं उसी के ऊपर बात करूँगा। मैं बाकी आपके लिए फिलोसफिकल बात नहीं करूँगा कि IIT में जाने वाला ये होगा और वो होगा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैं उसी चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट आप, मैंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि आप लोगों को तो सब कुछ करना ही करना है, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ है। आप लोग इसमें भी अराउंड 20 से 30% हैं आपके, इनफैक्ट ज़्यादा है, 40% के आसपास स्टूडेंट हैं आपकी इस कैटेगरी में, तो एटलीस्ट आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और 5 to 10% स्टूडेंट इस कैटेगरी में भी हैं, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ किसी को, अगेन मैं बोल रहा हूँ किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही का लाइफ का है, कैरियर आप ही का है, और जिस टाइप के आप इस टाइम, इस साल जो भी जितने एफर्ट डालोगे, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में दिखेंगे। अभी बहुत अच्छे से आप हार्डवर्क करके, बहुत अच्छे से अपने इनपुट डाल के आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कुछ और काम नहीं करोगे, सारी चीज़ों पे लगे रहोगे, तो हो सकता है आप किसी अच्छे कॉलेज पे एंड करो। और अच्छे कॉलेज का मतलब क्या है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आप IIT में पहुंच जाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं। IIT में पहुंचोगे तो आपके पास एक अलग से प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस प्लेटफॉर्म पे भी, वहाँ पे आप उसको यूटिलाइज करके वहाँ पे मेहनत करोगे तो आप अपने लाइफ में और आगे जाओगे। ये एक अल्टीमेटली एम होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, ना कि पैसे कमाने वाला। पैसे कमाने वाला बिल्कुल एम नहीं होना चाहिए। आपका एम ये है कि मुझे अच्छे से प्रिपेयर करके एक अच्छे कॉलेज में जाना है, जिससे मुझे कहेंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उस अच्छे प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करके, अच्छे से मेहनत करके मैं आगे लाइफ में बहुत अच्छा करूँ, ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारे स्टूडेंट के लिए ये रहते हैं आपके टेस्ट पेपर। और मुझे लगता है कि
सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी के लिए है। पहली चीज़ तो देखो, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट पेपर का मोटिव समझते नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट पेपर ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा है बुरू दिखाने के लिए। टेस्ट पेपर क्या होता है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कि पर्टिकुलर 15 डेज में आपका कोई टेस्ट हुआ है या 15 डेज में अपने टॉपिक्स चले हैं, तो उस पर्टिकुलर डेज में आपने कितनी मेहनत की है और उस मेहनत के हिसाब से आपका क्या आउटकम आया है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर का ये मोटिव होता है, पहला मोटिव ये। दूसरा मोटिव टेस्ट पेपर का ये होता है कि जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवानी। लेट्स एज्यूम करो मैं क्रिकेट की मैं बात करूं, तो क्रिकेट की मैं बात करूं तो आपको यदि ड्यूक बॉल से क्रिकेट का मैच होना है तो आप टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप ड्यूक बॉल से जरूरी नहीं कि अच्छा कर पाओगे। सिमिलरली सेम टेनिस बॉल से मैच हो रहा है तो आप ड्यूक बॉल से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस में करोगे काफ़ी हद तक आपका चांसेस है कि वैसे ही आप सारी चीज़ों में करो। तो ये जो टेस्ट पेपर जो रहते हैं उनका मेन जो एम होता है, मेन जो पर्पस होता है, वो आपकी प्रैक्टिस करवाना है कि इस टाइप के एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना है और इस टाइप से प्रैक्टिस करके आपको सोचना है। उसके अलावा टेस्ट पेपर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मैं ओवरव्यू के हिसाब से बात करूं और डेटा के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से मैं बात करूं कि आईआईटीज की और एनआईटीज की सीट्स की बात करूं, तो आईआईटीज में सीट्स होती है अप्रोक्सीमेट 10,000 सीट्स होती है आईआईटीज में, और अप्रोक्सीमेटली 15,000 सीट्स होती है आपकी एनआईटीज में, और अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास सीट्स होती है ट्रिपल आईटीज में। ये जेई मेंस और जेई एडवांस के थ्रू मिलने वाले रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज को मैं इस लिस्ट में नहीं रख रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस को इस लिस्ट में नहीं कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज को भी मैं नहीं रख रहा हूँ इस कैटेगरी में। अब यदि मैं डाटा के हिसाब से मैं बात करूँ, यदि आप 10th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पे मेजर करो या 12th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पे मेजर करो, तो यदि मैं 10th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पे भी मैं बात करूँ तो सिर्फ सीबीएसई में मान के चलूँ, यदि 10th क्लास में 95% से अबाउ जो स्टूडेंट रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। 2 नहीं तो मैं 1.5 लाख तो मैं बोलूँ, मिनिमम से मिनिमम डाटा मैं लेके चलूँ, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 95% से ऊपर आएंगे अप्रोक्सीमेटली। यदि कम भी लेना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ 1 लाख, इससे कम तो नहीं होंगे। मेरा एम ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डाटा देना, मैं बस आपको सीधे सिखा रहा हूँ। ये सिर्फ सीबीएसई में। उसके अलावा आपके क्या स्टेट बोर्ड हो गए, हर स्टेट में अपना डिफरेंट बोर्ड है। उसके अलावा डिफरेंट बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, फिर इंटरनेशनल बोर्ड हो गया, वो हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली मैं टोटल जो स्टूडेंट का डाटा है, मैं 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट ऐसा मैं बोल सकता हूँ जिनके 10th क्लास में 95% से ऊपर है। अब यदि 10th क्लास में 95% से ऊपर है, मतलब वो स्टूडेंट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, तभी उसके 95% आए हैं। उसने 10th में काफ़ी अच्छा किया है, तभी 95 से ऊपर परसेंट आए हैं। लेकिन क्या वो 95% जो बच्चे हैं ऊपर है आईआईटीज एनआईटीज में पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। अगेन मैं बात करूं 12th क्लास की, तो यदि 12th क्लास में भी मैं बात करूं तो 90% से अबाउ जो स्टूडेंट रहते हैं सीबीएसई अकेले में अप्रोक्सीमेटली 1+ लाख स्टूडेंट होते हैं। और यदि स्टेट बोर्ड को भी कंसिडर करूं तो मैं बोल कर सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के अराउंड स्टूडेंट ऐसे होंगे। अब 12th क्लास में 90% बनाना 10th में 95% बनाने से थोड़ा सा टफ होता है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बच्चे होंगे ना, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे होंगे, वही ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन अगेन वो भी नहीं पहुंच पाते। रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए। आईआईटी हो, नीट हो या किसी भी हो, नॉलेज होना ही सफिशिएंट नहीं है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है एग्ज़ाम के टाइम में, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट रहता है उस टाइम में। एग्जाम के टाइम में आपके पास अभी तक आप लोगों ने ऑलमोस्ट 30-40 के आसपास एग्जाम दे दिए होंगे, तो आपने ये खुद फील किया होगा एग्जाम्स के टाइम में प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि सिचुएशनल प्रेशर आता है। सिचुएशनल प्रेशर मतलब कई बार एग्जाम के टाइम में आप कई बार बहुत ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हो जब आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कई बार क्वेश्चंस नहीं बनते तो एकदम नर्वस हो जाते हो, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसको मैनेज करना। तो जो स्टूडेंट अपने
80 से 90% अपना दे पाए। आप 100% तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप एग्जाम में दे पाओगे, कोई स्टूडेंट नहीं करे दे सकता है। बहुत ही एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो भी गिनते जाएगा तो 5-10 स्टूडेंट ऐसे होंगे पूरे इंडिया में जो बहुत ही एक्सेप्शनली अपना 100% दे पाएंगे। बाकी सिली मिस्टेक, जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है वो सबसे होती है, क्योंकि आपकी एज ऐसे नहीं है कि आपकी एज में 17 की एज में मैं एक्सपेक्ट कर दूँ कि आप सब कुछ इतना मैच्योरिटी करो। हाँ, कोशिश ये कर सकते हो कि अपनी सिली मिस्टेक को आप कम से कम कर सकते हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रख सकते हो, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। सिचुएशनल आपका क्या है, आपके क्या ऊपर नीचे आता है एग्जाम के टाइम में, आप अपने इमोशंस, जो मैं बोलूँ इमोशंस के ऊपर काबू रख सकते हो। ये सारी चीज़ें जो सीखते हो आप टेस्ट पेपर में। तो टेस्ट पेपर का कहीं न कहीं आपके जो रिजल्ट्स होता है उसमें आपका जो 1.5 लाख जो टॉप स्टूडेंट है उससे IITs NITs में जाने में आपका जो रोल रहता है, मुझे लगता है कि टेस्ट पेपर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। जो स्टूडेंट इसको इतना सीरियसली लेता है वो उतना ही अच्छा करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। मैं फोकस कर रहा हूँ टेस्ट पेपर पे, ठीक है। अभी तक आप लोगों के टेस्ट पेपर 15 डेज में हुए थे, अभी हम थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपके क्या हमारी कोशिश रहेगी, हर वीक आपका टेस्ट पेपर हो, हर वीक आपका एग्जाम हो। हर वीक एग्जाम लेने का मोटिव ये नहीं है कि आपको एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ऐसा डराना है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे या फिर सही चीज़ में। टेस्ट पेपर का मतलब आपके क्या प्रैक्टिस करवानी। सोचो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो जितने भी अच्छे अच्छे बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, वो अपने नेट्स में कितना टाइम देते हैं। नेट्स में मतलब जो प्रैक्टिस होती है ना, वही आपके के लिए यहाँ पे टेस्ट पेपर है। तो हर वीक टेस्ट लेने का 2 मोटिव है। पहली चीज़, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट एटलीस्ट टेस्ट के बहाने पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के बहाने पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली जब तक स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली चीज़ें नहीं करते। और मैं इनफैक्ट मैं बोलता भी हूँ प्रेशर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रेशर आना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा सीरियस रहना है। तो इसमें क्या करना है, पहली चीज़ टेस्ट पेपर में आपने इन जनरल मैं क्या बोलता हूँ कि वीक में अपनी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से रखो कि वीकली पेपर हो रहा है तो जो पढ़ने वाला काम है ना वो पूरा वीक में हर रोज़ का हर रोज़ करो। ऐसा नहीं कि सैटरडे को संडे को टेस्ट हो रहा है तो मैं फ्राइडे सैटरडे को मैं पढ़ूंगा सही चीज़ में। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बोर्ड नहीं है कि एक रात पहले आप सब कुछ रट लोगे और वो पेपर के टाइम उगड़ लोगे वो चीज़ें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपका क्या है, बुद्धि लगाने का एग्जाम होता है। उसमें आपको क्या है, माइंड यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि रट के वापस उगल देना, ऐसा नहीं है। तो आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो नई चीज़ सीख नहीं पाओगे। स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे तो प्योरली बुद्धि का काम होता है, जैसे अपना प्रोबेबिलिटी अभी है। अब जब उसके एग्जाम आओगे तो वहां पे आपको बुद्धि लगानी ही लगानी है। आप रट के कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि रट के क्या करोगे, एक पैटर्न का क्वेश्चन रटोगे, दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन करोगे। जब तक बुद्धि नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं ऐसे ऐसे, केमिस्ट्री में तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्या बुद्धि वाली होगी। तो माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जब भी आपको एग्जाम देना है तो अब एग्जाम से पहले आपको कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम मेरा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मेरे वीकली प्रिपेयर किया है नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार, प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस के टाइम में विराट कोहली भी तो आउट होता है ना, लेकिन आउट होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आउट हो रहा है उसके बाद जो चीज़ सीख रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मिस्टेक करो, गलतियां करो, कोई बात नहीं। एग्जाम सिर्फ इसलिए तो है ना आपकी गलतियां करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ गलतियां करनी नहीं है, गलतियों को सीखना है। मतलब एग्जाम को पहली चीज आपको देना है बिल्कुल ऐसा हो के बहुत नॉर्मल ऐसा देके लेना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना कि एग्जाम से पहले जिस दिन मंडे को संडे को एग्जाम है तो पूरी सैटरडे की नाइट आप सो ही नहीं रहे हो। पूरी सैटरडे नाइट को आप पढ़ पढ़ के पूरा फिजिक्स का रिवाइज कर रहे हो, पूरा केमिस्ट्री का रिवाइज कर रहे हो, पूरा मैथ्स का रिवाइज कर रहे हो। आई नो जो सिंसियर बच्चे होते हैं उनकी ये हैबिट होती है, लेकिन ये हैबिट कहीं ना कहीं सही नहीं है। इससे क्या होता है, आप अपनी डिपेंडेंसी बना लेते हो और आपका कि माइंड में एक ये चीज़ बैठ जाती है कि यार मैंने पढ़ा नहीं है तो मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और मुझे लगता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका कॉन्फिडेंस होता है वो एक एड ऑन फैक्टर काम करता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा है तो हो सकता है 5 to 10% मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉन्फिडेंस से आप ले आओ। और यदि अंडर कॉन्फिडेंस हो तो हो सकता है जो आपको आते हुए क्वेश्चन है नर्वसनेस की वजह से वो क्वेश्चन भी आपको गलत कर। तो जब भी पहले आप चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एग्जाम देना है तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। आपने उस वीक में से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है,
बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। वैसे तो ये प्रीफर करना है कि रोज़ का रोज़ पढ़ना है और एग्जाम्स में पूरे वीकली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि सैटरडे नाइट को पढ़ना है। लेकिन इन केस मान लो किसी की सिचुएशन में कुछ ऐसी आ गई, तबीयत खराब हो गया, कुछ भी आ गया, तो एग्जाम एटलीस्ट दो, कॉन्फिडेंस के साथ में दो। रिजल्ट को बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो कि 30% मार्क्स आए तो क्या होगा, 50% मार्क्स आए तो क्या होगा। यदि 20% मार्क्स भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। विराट कोहली भी तो 0 पे आउट होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सचिन तेंदुलकर 0 पे नहीं आउट हो। सचिन तेंदुलकर भी तो 0 पे आउट होता था ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स कम आना, ये सारी चीज़ गलत आना, ये ऐसा कोई गलत वो चीज़ नहीं है। लेकिन गलत चीज़ क्या है, विराट कोहली हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, ये सारी चीज़ महान क्यों बने। मैं क्रिकेट से हर चीज़ इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, जो जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट होते हो या फिर जिसको आप देखते हो कि अच्छा ये ऐसा है, जो सक्सेसफुल लोग लगते हैं, तो उनका एग्जाम्पल लोगे ना, आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी अच्छा करोगे। तो वो लोग महान क्यों हुए, क्योंकि वो जो छोटी सी भी मिस्टेक होती थी ना, मान लो सचिन कभी 0 पे आउट हुआ, कभी उसका इंटरव्यू देखना है, उसका एनालाइज देखना है, विराट 0 पे आउट हुआ, तो प्रॉपरली उसी बॉल की बहुत सारी प्रैक्टिस करेगा कि ये इसी टाइप की बॉल मारो, इस टाइप में वो सीखेगा कि मैंने ये शॉट क्यों खेला, इस शॉट का क्या है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले आपको क्या बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रह के आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम में गलतियाँ करो, एग्जाम होते हैं इसलिए गलती करवाने के लिए। और हर वीकली एग्जाम लेने का मोटिव तो यही है कि जितनी भी गलतियां हैं, जितना भी एग्जाम का फियर है, जो प्रेशर होता है, वो आपको निकल ही जाए। आगे आने वाले अराउंड मान के चल लो कि 25 से 30 वीक आपके पास रह गए हैं, तो हर वीक में आप एग्जाम दोगे तो 30-40 और आपके क्या टेस्ट सीरीज हो जाएगी, तो 40 से 50 आप एग्जाम दे दोगे। तो 40 से 50 एग्जाम दे दोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपके अंदर एग्जाम फियर, टाइम मैनेजमेंट और गड़बड़ होने वाली चीज़ें होगी। यदि कोई समझदार बच्चा होगा, सिंसियर बच्चा होगा, वो चीज़ अपने आप सुधार लेगा। और जिसको नहीं सुधारने वाली तो रोज टेस्ट लो या तो कभी कभी लो तो भी नहीं करने वाला, तो वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ जाना है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके आउटकम होंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे आउटकम मिलेंगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो मैं उस कैटेगरी को मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ कि जो नहीं करना चाहते, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है। गलतियाँ करो लेकिन उन गलतियों को सीखो। आपका टेस्ट पेपर के साथ में टेस्ट पेपर का एनालाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टेस्ट आप एग्जाम देते हो उसको एनालाइज करना है ज़रूरी है। कंपलसरी ये हैबिट बना लो, ये हैबिट बना लो कि संडे को मॉर्निंग का आपका एग्जाम होता है। मॉर्निंग का एग्जाम लेट्स अज्यूम करो कि 10 to 1 आपका एग्जाम होता है, तो कोई बात नहीं, 1 के से लेके इवनिंग तक आप अपना डे अपने हिसाब से रिलैक्स कर सकते हो। आप किसी को मूवी देखनी है तो मूवी देख सकते हो, किसी को गेम खेलना है गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी करना कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पढ़ाई ज़रूरी है, आपको बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेगी। मैं सबसे लास्ट में मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। जो चीज़ करनी है आप करो। लेकिन इनफैक्ट आपका क्या एग्जाम का जो रिजल्ट होता है मेरे हिसाब से इवनिंग में आ जाता है, 6 और 7 तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। तो उस टाइम आप बैठो, अपने टेस्ट पेपर को साथ में लेके बैठो और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को इवेल्युएट करो। अच्छा ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है, सही हुआ तो क्यों सही हुआ है। यदि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने 4 मिनट्स लिए हैं तो 4 मिनट्स में किसी कोई क्वेश्चन सोल्व करना मैं एक तरीके से बेवकूफ़ी बोलूँगा मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस आपका क्या टाइम का गेम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो 4 मिनट से आपने ली है तो उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि 4 मिनट्स क्यों ली है मैंने, क्या ये जो 4 मिनट्स में जो किया है मैंने 2 मिनट्स में हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये सारी चीज़ें करो। किसी क्वेश्चन में आपने गलत फॉर्मूला लगाया तो वो गलत फॉर्मूला लिखो सारी चीज़ में। और उसके बाद मैं एक चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3 नोटबुक सेपरेटली आप बना लो। काफ़ी बच्चे ऐसे जो सिंसियर हैं कैटेगरी ए के, ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे हैं, मैं मिला भी हूँ जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा है। जिन्होंने नहीं बना रखा है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, सब्जेक्ट वाइज आप अपने बनाओ। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एग्जाम के लिए। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप नोट करोगे, वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने, कैटेगरी बना के लिखना कि ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, कैटेगरी 1। दूसरी कैटेगरी जो क्वेश्चन आपसे रोंग हुए, जो क्वेश्चन आपसे रोंग हुए। और तीसरी कैटेगरी वो इनकेस एग्जाम में बन गए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो बनेगा नहीं, उस टाइप के, क्योंकि सब जो क्वेश्चन होते हैं उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास रहते हैं और सारी चीज़ में। तो एनालाइज करके पहली चीज़ तो बेसिक एनालाइज क्या करना है आपको कि मेरे क्या गलत हुए, मेरी कितनी नेगेटिव मार्क हुई, मैं कितना अच्छा कर सकता था। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ जो गलत हुए उनको आपको कैटेगराइज करके तीनों सब्जेक्ट में आपको लिखना है। सारे नोट्स खुद से सोल्व करने हैं। यदि सोल्व नहीं हो पा रहा है, जो नहीं बने सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो सॉल्यूशन सबके पास है, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के साथ में मेंटेन करो।
और ये चीज़ है जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट में, मैं इस चीज़ को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, यदि ये सारी चीज़ें इतनी सिंसियरली मेहनत करोगे ना, हो सकता है आपको 10 to 15% मार्क्स का ये सिर्फ और ये चीज़ आपको क्या एक एडिशनल बेनिफिट दे सकते। जो स्टूडेंट जिनके एग्जाम्स 50% के आसपास आ रहे हैं, हो सकता है रेगुलरली पूरी साल भर इतनी मेहनत करो और इस तरीके से एनालाइज करके आप सीखो, तो हो सकता है आपका 60% या 65% तक भी पहुंच सकते हो एक्सेप्शनली केसेज में। ठीक है, तो ये एक अच्छी हैबिट है। मैंने आपको 11th की स्टार्टिंग में भी बताया था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसको करना है, भले ही किसी भी कैटेगरी में, ए में हो, बी में हो या सी में हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक और बेनिफिट होता है रिवीजन के टाइम में। रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस तरीके से आपके क्या देखो, सबसे पहले आपके टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पहली बात उस टॉपिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपके पास सेलेक्टेड क्वेश्चन में से भी वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस का एक इतना अच्छे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन हो जाएगा जो आपसे पहली बार नहीं बने या गलत हुए। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और हो सकता है इन क्वेश्चन में से डायरेक्टली, क्योंकि अब मेंस क्या इतने शिफ्ट में हो रहा है, इतने शिफ्ट में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो वही बनेंगे ना, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो हो सकता है इन क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चन आपको मतलब हर शिफ्ट में 2-3 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको दिख भी जाए। और यदि 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में आपको मिल पा रहे हैं जो आप डायरेक्टली सोल्व कर पा रहे हो बिना ज़्यादा मेहनत के, तो वो एक अलग से एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जो नहीं कर रहे हैं उसको मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ कि टेस्ट पेपर एनालाइज को कंपलसरी करो और इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। पहली चीज़ ये है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने बता दी, ये बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट को इतना तो एटलीस्ट करना ही करना है, एटलीस्ट इतना तो करना ही करना है। ये सारी चीज़ें करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में बनाओ। मैं अगेन उस केस में ये नहीं बोल रहा कि गारंटी है, गारंटी तो कोई किसी चीज़ की दे ही नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है। इतना मेहनत करोगे, क्योंकि हार्डवर्क है हमेशा पे करता है। आपने हार्डवर्क किया है, सिंसियरली हार्डवर्क किया है, तो डेफिनेटली वो पे करेगा, उसका आउटकम आएगा। तो इसका आउटकम डेफिनेटली किसी अच्छी जगह पे जाओगे। अब मैं कुछ स्टूडेंट को, पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं रख रहा हूँ जिनको लग रहा है कि जेई एडवांस में उनको कॉलेज के ऊपर टारगेट करना है, जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रेगुलरली टेस्ट पेपर में 70% के आसपास स्कोर कर रहे हैं या 70% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, मेंस में 65 या 60% से ऊपर कंटिन्यूसली एडवांस में स्कोर कर रहे हैं। उन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको बाकी बच्चों से डिफरेंट बता रहा हूँ, बाकी बच्चों को ये चीज़ सोचनी नहीं है, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं वो हैं जिन्होंने आप लोगों से, बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। तो जब एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं किसी एक्सेप्शनल रिजल्ट, आपसे ये एक्सपेक्ट है कि आप किसी अच्छे आईआईटी में आप कन्वर्ट करो। मैं एनआईटी की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे आईआईटी में कन्वर्ट करो, ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बाकी बच्चे, इतना जो काम होता है ये इंडिया में ऑलमोस्ट सारे बच्चे करते हैं, तो आपको अलग जाना है तो भीड़ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे केस में थोड़ा सा एडिशनल टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। एडिशनल टाइम में क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो रेफरेंस बुक जो आपको सजेस्ट की है वो, लेकिन वो एक ऑप्शनल है, वो उसी टाइप की स्टूडेंट को करना है जिसके कंटिन्यूसली 60-65% से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, जिसको मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है। तो ऐसे बच्चों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शनल एक बुक आप कोई भी कर सकते हो। मार्केट में सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी बुक वो करो जो हम लोगों ने सजेस्ट की है, क्योंकि सजेस्ट बुक जो होती है वो नए पैटर्न के हिसाब से अच्छी है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने सजेस्ट की है। तो जो बुक आपको सजेस्ट की है वही करो, लेकिन ये सबको ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है उन स्टूडेंट के लिए जो कंटिन्यूसली इस टाइप से कर रहे हैं, इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिक स्टडी का है। अब दो चीज़ और इम्पोर्टेंट मुझे लेनी है। पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो रिवीजन वाला है। आप में बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि सर 11th की चीज़ें हैं, मैं पूरा भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, 12th में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स बताए थे मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, तो मैं ऐसे केस में क्या करूँ, और रिवीजन करूँ या फिर करंट के ऊपर करूँ या सारी चीज़ों में। तो ऐसे केस में मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको करंट रनिंग टॉपिक पे, क्योंकि ये सारी चीज़ आप करोगे ना, तो मान के चलो कि स्कूल है आपका, क्या 2 आवर आपका क्या स्कूल में आपको कंपल्सरी अटेंड करना ही करना है। फिर उसके बाद 4.5 आवर आपके क्या रेगुलर लेक्चर्स होते हैं,
वीक डेज पे कम है, वीक डेज पे 3 आवर ही है, लेकिन आपका क्या वीकेंड पे 4.5 आवर है। मैं बात करूँ 3 भी बोलूँ तो अराउंड 6 to 7 आवर्स जो होगा वो आपका क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल में है। ये आपको कंपलसरी देना ही देना है हर रोज़ का। उसके अलावा फिर स्कूल का होमवर्क है। स्कूल का होमवर्क ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन कोचिंग का होमवर्क है तो 4 to 5 आवर का वो हो जाता है। तो इफेक्टिवली देखा हो ना तो आपका 10 to 11 आवर ऑलरेडी इंगेज्ड है, ऑलरेडी पैक्ड है ये सारी चीज़ें करने में, तो ऐसे केस में किसी भी स्टूडेंट के पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता है कि वो पूरा ना कर पाए। यदि आप रेगुलरली ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन यदि आप 11th का करना चाहो ना तो मैं अभी प्रीफर करूंगा, अभी सजेस्ट करूंगा कि 11th वाला अभी करंट वाले में यदि ये सारी चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है तो मत करो, अभी करंट वाले को अच्छा सा कर लो। रिवीजन के लिए हमारे पास टाइम होगा, बहुत अच्छे से टाइम होगा। कोशिश ये रहेगी कि दिवाली तक हम लोग आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दें। जनरली हम लोग अक्टूबर एंड तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन है, ऑनलाइन में नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज़्यादा जा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से। जैसे मैं बात करूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जैसे मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ा था तो रेगुलर क्लास में मैंने 9 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आप लोगों को आई थिंक 13 लेक्चर्स लगे थे। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में 9 to 10 लेक्चर्स में कराता हूँ, लेकिन आपको 13 to 14 लेक्चर्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगते हैं क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा लैग भी आ जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको लिखना भी होता है सारी चीज़ में, तो उस वजह से नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा हम लोगों ने शिफ्ट करके दिवाली तक है, तो पोस्ट प्रोबेबली दिवाली से पहले हम लोग डेफिनेटली, इनफैक्ट अक्टूबर एंड तक प्लान है, अक्टूबर एंड तक हम लोग आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद प्लान ये है कि अक्टूबर के बाद जो भी टाइम होगा उसमें 2 महीने या 2.5 मंथ आपका 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, सारे के सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करवाएंगे। तो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के जो स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके 11 के टॉपिक्स वीक रह गए हैं, उन्होंने 11 के टॉपिक नहीं किए, तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप लोगों के लिए हम सारी चीज़ जितने भी पॉसिबल है, हम हमारी तरफ से जितने भी एफर्ट रिक्वायर्ड है, सारे एफर्ट हम लोग अपनी तरफ से डालेंगे। हमें पता है कि ये सारी चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने हम लोग एक पैसे दे दिए तो बस हमारी सारी चीज़ में होगी कि 12th तक क्या पढ़ाना, ये सारी चीज़ में नहीं। हम आपको तब तक रहेंगे जब तक आपका क्या मेंस का एग्जाम्स नहीं होता है या एडवांस का एग्जाम नहीं होता है। इनफैक्ट वहाँ तक नहीं, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। आप लोगों को कॉलेज में जाना है तो कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से काउंसलिंग में क्या कॉलेज भरना है, वो आगे की बात होगी। वो चीज़ में भी हम साथ रहेंगे, आप पे सारे लोग, सारे टीचर्स भी साथ रहेंगे और इनफैक्ट मैनेजमेंट भी उसके साथ रहेगा। तो इस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 11 का छूट गया है या मेरा रिवीजन वाला है, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। करंट के ऊपर फोकस करो। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपका क्या पुराने टॉपिक्स की ज़रूरत रहती है। जैसे मैथमेटिक्स में बात करूँ तो टीचर आपको ऑलरेडी, मैं आपको बता ही देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर ये होने वाला है, तो इस चैप्टर के लिए मुझे 11 का ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा, तो आप रिवाइज कर लो। तो वो आप जब टीचर आपको सजेस्ट करे वो कर देंगे। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा GOC1 GOC2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आइसोमेरिज्म जो होती है वो सारी चीज़ रिक्वायर्ड रहती है, वो सर भी हैं, वो आपको बता देंगे केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली। रीज़न ये है कि केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन जनरल, उन बच्चों को जो समझने में बहुत अच्छे हैं, याद करने में बहुत अच्छे नहीं, उनके लिए सर हैं आपके, सर आपको बताएंगे केमिस्ट्री पढ़ने में क्या है और जनरल भी चीज़ें बताएंगे। मैं और भी आपकी चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर आपको सजेस्ट करेगा वो आपको बता देगा कि क्या आपका क्या रिवीजन करना है। फिर भी यदि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर रिवाइज करने के बजाय एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो बहुत 5 to 10% बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, टाइम भी बचाता है, तो आप उस केस में कर सकते हो, एक्स्ट्रा मॉड्यूल कर सकते हो, एक्स्ट्रा बुक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगेन वो एक सब्जेक्टिव है, वो ऑप्शनल है। जो कैटेगरी का बच्चा है यदि कर पाएगा तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अपने पास टाइम होगा हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी आपको कोशिश ये करनी है कि आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट रेगुलरली क्लासेज हम अटेंड करें, सारे क्लास नोट्स बनाएं, सारे मॉड्यूल एटलीस्ट जो कैटेगरी में जो लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से बेयर मिनिमम मॉड्यूल आप सपोर्ट करो।
पास्ट में जो हो गया कोई बात नहीं, पास्ट आप सुधार नहीं सकते, और पास्ट में जो चीज़ें सही खराब हुई है उसको सुधारने जाओगे ना तो तुम्हारा प्रेजेंट भी डिस्टर्ब होगा और फ्यूचर भी डिस्टर्ब होगा। अभी मैं एक बोलूँगा आपको, ऐसे केस में आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। और पास्ट की जो चीज़ें हैं, हमने नहीं पढ़ाई किया, कुछ भी होगी, वो सारी चीज़ें मैनेजेबल होती है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आगे मैनेज कर सकते हैं। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे और आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट डालना पड़ेगा, तो एडिशनल एफर्ट डालोगे तो वो सारी चीज़ मैनेज हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक रिवीजन वाले पॉइंट पे भी मैंने क्लियर कर दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है। सेकंड लास्ट चीज़ में एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा, जो करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो उसके हिसाब से, करंट सिनारियो में लास्ट 1.5 ईयर से आप इस पेंडेमिक को झेल रहे हैं, तो देखो ऑलमोस्ट इंडिया में 99% पीपल्स ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, ऑलमोस्ट 99% लोग अफेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। फाइनेंशियली भी हुए हैं, मेंटली भी हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हुई हैं। और काफ़ी लोगों को ऐसा भी है कि फैमिली में भी काफ़ी लोगों को कोविड हुआ है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने क्लोज लोगों को जाते हुए देखा है। तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, सिचुएशन ऐसी अच्छी नहीं थी, तो ये पेंडेमिक थी तो सबके लिए थी। कहीं ना कहीं मैं उस केस में आपको अनफॉर्चुनेट मानूंगा कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने पूरा 11th प्रिपेयर किया है और काफ़ी हद तक आपको 12th भी इसी सिचुएशन में प्रिपेयर करना पड़ रहा है। देखो, प्रिफर नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी टीचर हो, सब चाहते हैं कि उनको ऑफलाइन में ही पढ़ना है। टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट उनके सामने रहे, उनसे बात करके उनको फेस को रीड करते, उनको चीज़ें की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करने की कोशिश करे। सेम टाइम स्टूडेंट भी चाहते हैं कि टीचर उनके साथ में फिजिकली प्रेजेंट हो, उसके साथ में उनके कलीग्स, उनके साथ में उनके स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हो, उनके बैचमेट्स भी हो, उनके साथ कंपटीशन भी हो, सारी चीज़ें में हो। देखो, ये एक बेस्ट सिचुएशन होती है जो हर कोई चाहता है, लेकिन अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से लास्ट 1.5 ईयर में ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन ठीक हो रही है तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आपके लिए आ जाए। लेकिन जब तक ये सिचुएशन नहीं आती है तो ऐसे केस में 2 रास्ते हैं, या तो आप छोड़ दो कि जब सिचुएशन सही आएगी तब करेंगे, या फिर जैसी भी सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करके हम करें। मुझे लगता है कि पहले टाइप वाले चीज़ें में बहुत कम बच्चे होंगे, इनफैक्ट आप लोगों में से तो कोई होगा भी नहीं, और इनकेस यदि किसी की ऐसी मेंटलिटी है तो वो सही भी नहीं है, उस केस में मैं उसको बोलूँगा इम्प्रूव करो। देखो, लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल्स आते रहते हैं, आज नहीं, आज से 6 महीने बाद या जो भी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो सबसे ईजी लाइफ होती है। कॉलेज में जाओगे हाँ और ईजी हो जाएगा, लेकिन जब बनोगे, वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे, अब अपने पेरेंट्स को देखो, उनकी लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, कितना हार्ड वर्क करते हैं वो इतने सारी चीज़ में। तो आपकी जो वर्किंग लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है और उसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये चैलेंजेस आप संभाल सकते हो, इतने मैच्योर हो, तो आपको सिचुएशन में करना पड़ेगा। देखो, जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा कंडीशन आती है तो उस केस में हम लोगों को उससे निकलने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। तो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि थोड़े से एडिशनल एफर्ट आपको डालने हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली 1.5 ईयर से होने से कुछ बच्चों के ऊपर थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पहली चीज़, उन बच्चों को ऊपर फ़र्क पड़ा है जिनके स्पेक्स लगे हैं, उन लोगों की आइज़ ऑलरेडी वीक थी। ऐसे केस में देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे आपको लैपटॉप कंप्यूटर के सामने आपको रहना पड़ रहा है। तो काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा कंप्लेन हुआ, काफ़ी पेरेंट्स ने भी ऐसा बोला है कि हमारे बच्चों की नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, आइज़ थोड़ी वीक हो गई है, उनको सर दर्द होता है या फिर थोड़े परेशान होती है, सारी चीज़ में होती है। तो ऐसे केस में मैं थोड़ा सा पेरेंट्स से भी सजेस्ट करूंगा और बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा कि अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल है, लाइफ रूटीन है, थोड़ा सा उसको संभालो। कोशिश करो कि जितने से कम चीज़ें आपको ऐसे में मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसके सामने रहना पड़े। जो स्टूडेंट जिनकी आइज थोड़ी सी वीक है, जिनके ऊपर ऑलरेडी नंबर थे 1.5, 2, 2.5, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, तो कोशिश करो कि जितना ही रिक्वायरमेंट हो उतना ही आप करो। दूसरी चीज़, खाने में थोड़ा सा प्रोटीन्स, आपका मिल्क, इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हो। पेरेंट्स के लिए ये चीज़ है, पेरेंट्स थोड़ा सा आपको इस सिचुएशन में आपको अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़, उनको बाहर भी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाहर उनको घुमाने ले जाओ, उस टाइप की सिचुएशन नहीं हुई है, लेकिन एटलीस्ट ये करना है कि बच्चे पूरे दिन रूम में बैठा बैठा परेशान हो रहा है, बोर हो रहा है, या फिर मतलब जो भी है,
अकेला अकेला रह के ऐसे फील नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एंग्जाइटी आना एक नॉर्मल बात है, तो वो सिचुएशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इन केस बच्चों को कभी ऐसा लगे कि थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो रहा है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि वो प्रेशर हो रहा है, एंजाइटी आ रही है। देखो, एंजाइटी और फियर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंजाइटी और फियर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि एंजाइटी सबको नहीं आती, सबको आती है। क्या डिफरेंस है, एक मैं बेसिक एग्जांपल से बताऊंगा। लेट्स अज्यूम करो कि आज आप अपने घर पे पहुंचे हो, आप अपने घर पे पहुंचे हो, आपने अपने घर में एक सांप देख लिया, तो सांप देख के एकदम डर लगता है ना, वो आपका एक फियर होता है। दूसरी चीज, आपने सांप नहीं देखा लेकिन आपके घर वालों ने सांप को देखा है, तो आपको वो फियर नहीं है, लेकिन आप अपने घर वालों को देख के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर एक डर आएगा, वो एक एंग्जाइटी होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फियर सब में होता है, एंग्जाइटी भी सब में आती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सब बच्चों में होता है। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल तब कर सकते हैं, आप पहली चीज थोड़ा सा कोशिश करो कि जितना मैच्योरिटी आप उसको फेस कर सको सिचुएशन को, वो चीज करो। हाँ, हो सकता है बच्चों से वो चीज नहीं होगी, तो उस केस में पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको संभालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है, फाइनल आउटकम होता है, वो एक कंबाइंड एफर्ट्स होता है सब लोगों का। मेजरली उसमें कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट का, काफी हद रोल होता है उसके टीचर्स का, और काफी रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है उसके पेरेंट्स का। तो हम सब लोगों को मिलके स्टूडेंट को ऐसा संभालना है 2 साल तक, जिससे आपका क्या वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज करे और एक अच्छा रिजल्ट दे। तो फिर भी यदि ऐसा कि स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि उसका किसी भी तरीके से उसके अंदर फियर बन गया है, एग्जाम फियर बन गया है या कुछ और हो गया है, तो उस केस में उसको बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए? सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 2 ही टाइप के ऐसे पर्सन्स हैं जो आपके लिए हमेशा अच्छे सोचेंगे। पहला आपके क्या होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। दूसरा आपके क्या? टीचर्स होंगे। पेरेंट्स और टीचर्स 2 ही टाइप के लोग मैं ऐसे बोलूँगा जो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, निस्वार्थ आपका ध्यान रखते हैं, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से हमेशा खुश होंगे। बाकी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, उसमें थोड़ा सा फैक्टर आ ही जाता है, जेलेसी फैक्टर हो गया, बाकी लोग मुझसे अच्छा क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे भी मिलेंगे आपको, क्योंकि कंपटीशन है सारी चीज़ में। तो ऐसी सिचुएशन में यदि कोई स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये सिचुएशन आ रही है, तो आप बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो, या फिर वो सारी चीज़ें करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसमें ये नहीं बोल रहा कि फिर ये कर जाओ कि मुझे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, मैं पबजी खेलूंगा आराम से, तो ये सारी चीज़ें नहीं, वो चीज़ आपको सजेस्ट नहीं की जाती। अच्छा लगता है मतलब थोड़ा बहुत आपको अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हो। जैसे गर्ल्स की हॉबीज़ होती है, पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, गार्डनिंग होती है, ये सारी चीज़ कर सकते हो। बॉयज़ की हॉबीज़ होती है, एक्सरसाइज करना हो गया, साइकिलिंग हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, बैडमिंटन खेलना हो गया, ये हॉबी ये परस्यू कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको क्या रिलैक्स मिलेगा। सेकंड चीज़, आपको मैं एक प्रीफर करूँगा, आप अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन और योगा को कंपलसरी ऑप्ट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट कोशिश करो कि 20 से 25 या 30 मिनट्स तक आप हर रोज़ आप उसको दो, आप सारी चीज़ में। ऐसा नहीं है कि आपका क्या है सिर्फ माइंड का गेम है। देखो, आपका बॉडी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी सही नहीं होगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती बहुत लेवल तक। तो आपका जो ब्रेन है उसका वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मशीन हो, आप 24 घंटे काम करोगे, चाबी लगा दी, आपको लाइट ऑन कर दी है, आप काम करते रहोगे। आप थकते भी हो, आपको प्रेशर भी फील होता है, आप डिमोटिवेट भी होते हो, डर भी लगता है, सबके साथ होता है। लेकिन ऐसे केस में उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे अपने फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है तो उसको हम लोग रिचार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, वैसे ही आपका क्या बॉडी है उसको भी चार्ज करना पड़ता है। तो चार्ज करने के लिए वो चीज़ करो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है अपनी हॉबी परस्यू करो। हॉबी यही होता है सारी चीज़ में। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स जो आपके एक्चुअल में लगता है कि जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो सारी चीज़ें करो। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करो। लेकिन ये चीज़ें एक लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन के साथ में, और अपनी सारी चीज़ों में वो बैलेंस करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैंने देखी है, ये इनफैक्ट आप में से 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक जनरल प्रॉब्लम होगी, डोंट गेट टू एम्बिशियस। मैं पहले से ये बोल रहा हूँ, हमेशा ये मैं बात बोलता हूँ स्टूडेंट को, कभी भी बहुत एक्स्ट्रा एम्बिशियस मत हो। आप बहुत ही आर्बिट्रेरी गोल मत सेट करो, बहुत ही आर्बिट्रेरी गोल मत सेट करो। सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी आपको आइडेंटिफाई करनी है
कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी एफिशिएंसी क्या है, उसी एफिशिएंसी के हिसाब से टारगेट करो। लेट्स एज्यूम करो कि मेरी एफिशिएंसी है एक चैप्टर में एक दिन में कर सकता हूँ। मान लो मैं कोई भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाया और मैं आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने उसको पढ़ा और उसके बाद रिवाइज किया। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत इतना एम्बिशियस हो जाते हैं कि यार मैं इतना टारगेट देता हूँ कि 5 दिन में मैं पूरी बुक कंप्लीट कर लूँगा, 2 दिन में मैं पूरा रिवाइज कर लूँगा, ये सारी चीज़ कर लूँगा। तो ऐसा टारगेट मत दो। टारगेट वही दो जो फिजिबल है, जो कंप्लीट हो सकता है, और जितनी आपकी एफिशिएंसी है उससे ऑलमोस्ट 20 या 25% एक्स्ट्रा टारगेट दो, या 20% मैक्सिमम टारगेट अपना दो। लेट्स एज्यूम करो कि आपकी एफिशिएंसी है एक चैप्टर हर रोज करने की, तो कोशिश करो कि एक चैप्टर के साथ में 1.5 चैप्टर आप ऐसा करो, या फिर मैक्स टू मैक्स टारगेट करो कि मुझे 2 चैप्टर करने हैं। ठीक है, एफिशिएंसी आपकी तो एक चैप्टर की है। आप अपने कंफर्ट जोन, आपकी बॉडी का जो कंफर्ट जोन, आपका माइंड का जो कंफर्ट जोन, वो एक चैप्टर के हिसाब से, तो वो काम उसी हिसाब से करेगा। लेकिन थोड़ा सा आप उसको प्रेशर दोगे ना, तो आपका क्या हो सकता है, वो स्ट्रेच करके 1 चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 चैप्टर या 1.5 चैप्टर आप कर लेगा। ठीक है, वो सिचुएशन अच्छी है। इस टाइप से अपने अपने टारगेट देते रहो, धीरे 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 अपने गोल्स को इंप्रूव करते रहो, धीरे 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 थोड़ा टारगेट बढ़ाते रहो, ग्रेजुअली टारगेट बढ़ाते रहो कि अच्छा मैंने एक दिन का टारगेट रखा है कि मैंने 40 क्वेश्चंस करने, तो 40 क्वेश्चन का टारगेट रखो, तो 40 क्वेश्चंस कर दो। नेक्स्ट कंटिन्यूसली 1 वीक 10 दिन 15 दिन फॉलो करो, कंटिन्यूसली फॉलो हो रहे, तो फिर आपको क्या कोशिश करो कि 45 क्वेश्चन का टारगेट दो, फिर 50 क्वेश्चन का टारगेट दो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसा नहीं है कि मेरी एफिशिएंसी एक चैप्टर करने की और मैंने टारगेट दे दिया आपका क्या 5 चैप्टर कर दूँ मैं, अरे वाह आज तो मैं खत्म कर दूंगा, सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसा टारगेट मत करो। उससे रीज़न ये होता है कि आप उस केस में मान लो अपनी तरफ से पूरे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अपने कंफर्ट जोन से जाके मैक्स टू मैक्स यदि करोगे ना, तो 2 चैप्टर भी आप कर लोगे ना, तो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2 चैप्टर नहीं किए, मेरे 3 चैप्टर बाकी रह गए, ये चीज़ रहेगी कहीं ना कहीं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रेशर में डालेगी, एंग्जाइटी इसी वजह से आएगी। तो कभी भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मत हो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से टारगेट सेट करो, कभी भी आर्बिट्रेरी टारगेट मत सेट करो। आपको नहीं पता है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसे केस में कंसल्ट करो, अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के करो कि हाँ क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के भी मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी इतने अच्छे जगह पे काम किए हैं, कहीं कि उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला एटमॉस्फेयर देखा था। हो सकता है उनको अभी फील्ड का आपका ये सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट बुकिश नॉलेज नहीं है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो लाइफ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है उनको, वो कहेंगे आपको इतना अच्छा सजेस्ट करेंगे, उनके सजेशन लो। ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स से सजेशन लोगे, उनको पता नहीं तो फिर वो गलत बताएंगे, ये चीज़ नहीं सोचनी है आपको। सबके साथ मिल के आप अपने टारगेट्स बनाओ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। एक लास्ट और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल के बच्चों को रहती है, टेक्नोलॉजी जब से बड़ी है तो आपको फैसिलिटी मिली है, तो फैसिलिटी मिलने से बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हुए हैं। डिसएडवांटेज जैसे आपके पास क्या हुए हैं कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आप डालोगे तो गूगल पे आप डालोगे तो आपको गूगल पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है तो यूट्यूब पे डालोगे मुझे इस चैप्टर का करना है, तो उस चैप्टर पे आपको उस पर्टिकुलर टीचर का, बहुत सारे टीचर्स, हज़ारों टीचर ऐसे होंगे जिसका आपको क्या वीडियो लेक्चर्स या फिर कुछ भी ऐसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने से है ना, उसके बच्चों, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते कि वो समझ पाएँ कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं हमेशा इस चीज़ को फोकस करता हूँ कि बच्चों को किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनानी, और टेक्नोलॉजी का अभी एटलीस्ट 12th जब तक आपकी कंप्लीट ना हो जाए, जितने से कम आप अभी बेनिफिट उठाने की कोशिश करो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही टेक्नोलॉजी का बढ़ाओ, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा लेवल तक डिपेंडेंसी मत बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं तो मैं ये लेक्चर यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ। कोशिश क्या करनी है कि एक जगह से करना है। हमेशा कोशिश करो कि जो आपको टीचर ने पढ़ाया है वो आप अपने टीचर से पढ़ो सारी चीज़ पे, क्योंकि नया टीचर हो सकता है, आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पे जो आपको उछल के कूद के पढ़ाएंगे, बड़े एक्साइटेड होके, बच्चों ये करेंगे ऐसा आएगा, ये करेंगे ऐसा आएगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन दिखने वाली अच्छी चीज़, सारी अच्छी चीज़ें अच्छी हों, आपके लिए सही हों, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें बचनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि ये भी है, ये भी करेंगे, आप ये पैकेज भी ले लो तो आपके एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, ये भी करो। हाँ, नो डाउट सब अच्छे हैं, कोई भी ख़राब नहीं, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ख़राब है, कोई भी ख़राब नहीं है।
लेकिन आप ऑलरेडी इतने अच्छे से कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें करने से आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मैं इनफैक्ट सही वर्ड यूज करूँगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको जितना बेनिफिट होगा उससे कहीं के ज़्यादा आपका क्या टाइम जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, बहुत से स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं या नर्वस फील करते हैं, तो यूट्यूब पे उनको लगता है कि हाँ मैं संदीप माहेश्वरी के वीडियो लेक्चर देख लूँ, मैं मोटिवेशन लेक्चर देख लूँ। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के मोटिवेशन लेक्चर है, ये सारी चीज़ें में है। सारे सबका मोटिव यही होता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाना। हर कोई चाहता है कि आप अपने लेवल पे अच्छा करो, उस हिसाब से सब कोई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ गाइडेंस देता है, कुछ आपको बातें बताता है, वो इम्प्लीमेंट करोगे तो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। लेकिन पहली चीज़, वो आपकी सिचुएशन नहीं समझ रहा है। पहली चीज़, सबकी सिचुएशन आपकी डिफरेंट है, जो भी आपको रिजल्ट बताते हैं वो एक जनरल होता है। सेकंड चीज़ ये होता है, जो ये मोटिवेशन सेशंस वगैरह होते हैं, ये जो होते हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं करोगे। आप एक्सटर्नल सोर्स से की, लेट्स अज्यूम करो कि मैंने आपको आज नॉलेज दे दी, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आपको, तो एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ यार आज तो सर ने बहुत अच्छा बताया, आज तो मैं फाड़ दूंगा, आज तो ये कर दूंगा, सारी चीज मैं ऐसा कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जनरली ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं, उसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम के लिए दिखता है। हो सकता है 2-4 घंटे तक आप कर पाओ, हो सकता है एक दिन कर लो, या हो सकता है एक वीक तक करो। आपको कोशिश करनी है सेल्फ मोटिवेशन लाने की। आपको खुद से चीजें सीखना है, आपके अंदर खुद वो एक चीज आनी चाहिए कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए करूंगा, मुझे आईटी जाना है। क्यों जाना है? मुझे आईटी जाना है कि मैं लाइफ में एक सक्सेसफुल बनूं, आपको मैं एक अच्छे जगह पे जाऊं, मैं ये सही चीज करूं, जो मेरे ड्रीम्स है मैं उस चीज को फॉलो करूं। ये चीज सोच के आपको मेहनत करनी है, ना कि मैं आईटी पहुंचूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये सारी चीज में पैसा कमाना बड़ा टास्क नहीं है। पैसा तो आजकल हर कोई कमा सकता है यार, 2 नंबर के काम करोगे, पैसा कमाना बहुत आसान है। आपका एम क्या है? आप आईटी पहुंचोगे तो आपका भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स की भी इज्जत होगी, आपको समाज में, आपके अपने रिलेटिव्स में बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाएगा। हाँ यार, एक्स स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, आपके नाम पे मिसालें दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सटर्नल मोटिवेशन देती है। तो आपको वो चीज़ लाने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल सोर्सेज से मोटिवेशन लाने के बजाय इंटरनल मोटिवेशन लाओगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कोशिश करो उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। बाकी जो कॉमन चीज़ें होती है वो तो हम आपको साथ रेगुलर डिस्कस करते ही रहते हैं। क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको स्पेसिफिकली बैठ के 1 घंटा में